परिचय। कमल और दीप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। उसी समय एक ट्रेन पास की पटरी से गुजरती है। कमल, ट्रेन की सीटी कितनी जोरदार है। हाँ, सचमुच ये सहनीय नहीं है। दीप, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ कमल, अवश्य। जब ट्रेन हमारे पास से गुजरती है, इसकी ध्वनि काफी तेज होती है और जब दूर चली जाती है तो इसकी ध्वनि मंद पड़ जाती है। क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? ठीक है कमल, मैं तुमको बता दूंगा। ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ट्रेन ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रही थी जो डॉपलर प्रभाव के कारण हो रहा था। ट्रेन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगें हम तक पहुंच रही थीं। इसकी वजह से ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में स्थायी विस्थापन हुआ। जब ट्रेन नजदीक आई तो ध्वनि तरंग प्रबल हो गई और जब वो दूर गई तो ध्वनि तरंग मंद पड़ गई। ये काफी रोचक है। मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूं। विद्यार्थियों, आज हम तरंग प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। तरंगाग्र को परिभाषित करना, हाइगेंस के सिद्धांत को जानना, समतल तरंगों के अपवर्तन और परावर्तन को समझना, लेंस और प्रिज्म में समतल तरंगाग्र का वर्णन करना, डॉपलर प्रभाव को समझना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्णन करना, तरंगों के कला संबद्ध और कला असंबद्ध योग को समझना, प्रकाश तरंगों के व्यक्तीकरण का वर्णन करना, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग का वर्णन करना और नियमित व्यतिकरण के लिए शर्तों की व्याख्या करना। तरंगाग्र। तरंगाग्र को किसी दिए हुए क्षण में समान कला में कंपनकारी माध्यम के सभी कणों के बिंदु पथ के रूप में परिभाषित किया जाता है। तरंगाग्र के अभिलंबवत रेखा को किरण कहते हैं। समान तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कला का अंतर शून्य होता है। तरंगाग्र का आकार विक्षोभ के स्रोत के आकार पर निर्भर करता है। एक शीर्ष से अगले शीर्ष की दूरी तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा के बराबर होती है। दो क्रमागत तरंगाग्र पर समान कला में किन्हीं दो बिंदुओं पर कला का अंतर 2 पाई होता है। अतः किसी दिए हुए शीर्ष और आद्यंत कला क्रमशः 2n पाई और 2n + 1 पाई हैं, जहां n एक पूर्णांक है। तरंगाग्र के प्रकार। विभिन्न प्रकार के तरंगाग्र होते हैं जो निम्न हैं। गोलाकार तरंगाग्र। किसी बिंदु स्रोत से विकीर्ण प्रकाश तरंग के तरंगाग्र को स्रोत के संकेंद्री गोलाकार सतह द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। समतल तरंगाग्र। स्रोत बिंदु से बहुत अधिक दूरी पर गोलाकार तरंगाग्र की त्रिज्याएं बहुत बड़ी होती हैं और इस छोटे भाग को समतल माना जा सकता है। बेलनाकार तरंगाग्र। एक रेखा स्रोत किसी स्रोत के साथ बेलनाकार तरंगाग्र समाक्षीय उत्पन्न कर सकता है। हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत किसी क्षण नए तरंगाग्र के आकार को पाने के लिए ज्यामितीय रचना है। हाइगेंस का सिद्धांत कुछ समय में नए तरंगाग्र का आकार प्राप्त करने के लिए ज्यामितीय रचना है।
इस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु गोलीय द्वितीयक तरंगों का स्रोत है। तरंगिका कहलाती है जो विभिन्न दिशाओं में संचरण की गति के साथ उस माध्यम में प्रसारित हो जाती है। बाद के समय में नया तरंगाग्र द्वितीयक तरंगिकाओं की स्पर्शजया है जो द्वितीयक तरंगाग्र का आवरण कहलाता है। समतल सतह पर तरंगों के परिवर्तन का नियम। आपतित किरण और लंब रूप के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, लेकिन किरण तरंगाग्र के लंबवत और लंब रूप सतह पर अभिलंब है। यहाँ आपतन का कोण आपतित तरंगाग्र ए बी और सतह पी क्यू के बीच का कोण है। उसी प्रकार आपतन कोण परावर्तित तरंगाग्र सी डी और सतह पी क्यू के बीच का कोण है। अब त्रिभुज बी ए सी और डी ए सी की ज्यामिति से ए डी बराबर बी सी और ए डी बराबर ए सी हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम त्रिभुज हैं। यहां आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, साथ ही आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब रूप सभी एक ही सतह पर हैं। यहां तरंग का सिद्धांत समतल सतह पर परावर्तन के नियम को सत्यापित करता है। समतल तरंगों का अपवर्तन। मान लीजिए किसी समतल सतह पर समानांतर प्रकाश पुंज आपतित होता है और दो माध्यमों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न समय में समतल ए बी, ए1, बी1 और ए2, बी2 पर आपतित तरंगाग्र की स्थितियां हैं। तरंगाग्र ए बी में बिंदु बी एक हाइगेंस तरंगिका उत्पन्न होकर बी बी डैश दूरी पर समय टाउ में द्वितीय माध्यम में विचरण करेगी, ताकि सतह एक्स वाई पर बिंदु ए डैश के साथ तरंगाग्र ए से प्रथम माध्यम में विस्तारित होता है। चूंकि ए और बी त्रिज्याओं वाली दो तरंगिकाएं असमान माध्यम में विचरण करती हैं और वे क्रमशः V1 और V2 की विभिन्न गतियों में विचरण करती हैं। स्थिति 1, यदि माध्यम 2 प्रकाश के दृष्टिकोण से माध्यम 1 की तुलना में सघन है तो V1 बड़ा है V2 से और यहां A डैश बड़ा है B डैश से। किरणें लंब रूप की ओर मुड़ जाती हैं। स्थिति 2, यदि माध्यम 2 प्रकाश के दृष्टिकोण से माध्यम 1 की तुलना में विरल है तो V1 छोटा है V2 से और यहां A डैश छोटा है B डैश से। किरणें लंब रूप की ओर से हट जाती हैं। दूरी A डैश बराबर V1 टाउ बराबर लैम्डा 1 माध्यम 1 में प्रकाश तरंग का तरंगदैर्घ्य। दूरी B डैश बराबर V2 टाउ बराबर लैम्डा 2 माध्यम 2 में प्रकाश तरंग का तरंगदैर्घ्य। अतः V1 बटे V2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, या इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है V1 बटे लैम्डा 1 बराबर V2 बटे लैम्डा 2 बराबर न्यू। उपर्युक्त व्यंजक दर्शाता है कि अपवर्तन के दौरान प्रकाश तरंग की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश तरंग सघन माध्यम में अपरिवर्तित होती है, तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है और जब प्रकाश तरंग विरल माध्यम में अपरिवर्तित होती है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है।
लेंसों में समतल तरंगाग्र। मान लीजिए कोई समतल तरंगाग्र ACB किसी द्वि उत्तल लेंस पर आपतित होता है। हाइगेंस परिकल्पना के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंग के रूप में काम करता है। ये द्वितीयक तरंगें लेंस की विभिन्न परतों से होकर गुजरेंगी। किसी द्वितीय तरंग को हवा में CP1 लेंसों में P1 P2 से होकर गुजरने में जितना समय लगता है उतना ही समय तरंगों को AX प्लस XT से होकर हवा में गुजरने में लगेगा। अतः सभी द्वितीय तरंगें आपतित समतल तरंगाग्र ACB से DP2E तक पहुंचने में समान समय लगेगा। अतः DP2E अपवर्तित तरंगाग्र है। ये तरंगाग्र प्रकृति में अभिसरित होता है। प्रिज्म में समतल तरंगाग्र। मान लीजिए एक समतल तरंगाग्र BD प्रिज्म पर आपतित होता है। हाइगेंस की परिकल्पना के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगों के समान काम करता है। ये द्वितीयक तरंगें विभिन्न प्रिज्म की विभिन्न परतों से होकर गुजरेंगी। किसी द्वितीयक तरंग को BC दूरी से प्रिज्म के पदार्थ से होकर गुजरने में जितना समय लगता है उतना ही समय द्वितीयक तरंगों को हवा में दूरी DA प्लस AE तय करने में लगेगा। हवा में तय की गई दूरी स्पष्ट रूप से प्रिज्म में तय की गई दूरी से अधिक है। इसका कारण यह है कि प्रिज्म के पदार्थ में द्वितीयक तरंग का वेग हवा की तुलना में कम है। सभी द्वितीयक तरंगें BD से निकलती हैं और उसी समय हमें CE पर पहुंच जाती हैं। अतः CE निर्गत तरंगाग्र है। डॉपलर प्रभाव। मान लीजिए जब कोई माध्यम न हो तथा स्रोत प्रेक्षक से दूर रहा हो तब बाद के तरंगाग्रों को प्रेक्षक तक पहुंचने में अधिक दूर चलना पड़ता है। इस प्रकार दो उत्तरोत्तर तरंगाग्रों के प्रेक्षक तक पहुंचने में लगने वाला समय स्रोत तक उनके पहुंचने में लगने वाले समय की अपेक्षा अधिक होता है। अतः जब स्रोत प्रेक्षक से दूर हो जाता है तो प्रेक्षक द्वारा मापी जाने वाली आवृत्ति में कमी होगी। ये डॉपलर प्रभाव कहलाता है। जब तरंगों का स्रोत किसी परिवेक्ष के सापेक्ष गतिमान है तो इसे डॉपलर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। डॉपलर प्रभाव का वर्णन तरंगों के गतिमान स्रोत के रूप में किया जाता है जहां प्रेक्षक के लिए आवर्त में दृश्य विस्थान होता है। अवरक्त विस्थापन और नीला विस्थापन। अवरक्त विस्थापन डॉपलर प्रभाव के कारण तरंग दैर्ध्य में वृद्धि अवरक्त विस्थापन जानी जाती है, क्योंकि वर्णक्रम के दृश्य क्षेत्र के मध्य में तरंगाग्र वर्णक्रम के अवरक्त छोर की ओर गमन करता है। नीला विस्थापन प्रेक्षक की ओर से गतिमान स्रोत से तरंगें प्राप्त होती हैं। तरंगाग्र के दृश्य में कमी आती है। इसे नीला विस्थापन के रूप में जाना जाता है। डॉपलर विस्थापन को डेल्टा न्यू बटा न्यू बराबर घटाव V सदिश बटा C द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहां V सदिश स्रोत और पर्यवेक्षक को जोड़ने वाली रेखा के साथ वेग है।
विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से युक्त ऊर्जा की तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जाना जाता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विविधताएं आती हैं। परिणाम स्वरूप वे समान स्थान और समान समय में अपनी उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ को प्राप्त करते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत और तरंग के संचरण की दिशा में होती हैं। ये तरंगें प्रकृति में त्रियक होती हैं। तरंगों का कम वेग पूर्ण रूप से माध्यम के विद्युतीय और चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है जिसमें वे विचरण करते हैं। तरंगों का अध्यारोपण। तरंगों का अध्यारोपण व्यक्त करता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें समान माध्यम में समान समय में एक दूसरे को अध्यारोपित कर भ्रमण करती हैं तो इस तरंग के किसी भी क्षण के विस्थापन का परिणाम किसी भी क्षण व्यक्तिगत विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। मान लिया जाए कि सदिश y1, y2, y3 और इत्यादि में किसी भी क्षण अलग से सक्रिय व्यक्तिगत तरंगों के कारण सदिश विस्थापन होता है तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार उस क्षण परिणामी तरंग का विस्थापन होगा। सदिश y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस इत्यादि। तरंगों का कला संबद्ध और कला असंबद्ध स्रोत। कला संबद्ध प्रकाश का ऐसा स्रोत है जो समान तरंगदैर्घ्य, समान आवृत्ति और समान कला या अचर कला अंतर के तरंग प्रकार उत्सर्जित करता है। कला संबद्ध स्रोतों की उत्पत्ति के लिए दो निम्न सामान्य विधियां हैं। तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। इस पद्धति में दर्पण, लेंस या प्रिज्म के उपयोग द्वारा तरंगाग्र को दो या अधिक भागों में बांटा जाता है। आयाम के विभाजन द्वारा। इस पद्धति में आपतित पुंज को दो या उससे अधिक आंशिक परावर्तन या अपवर्तन द्वारा विभाजित किया जाता है। ये विभाजित भाग विभिन्न मार्गों पर भ्रमण करते हैं और एक दूसरे के साथ व्यतिकरण करते हैं। कला असंबद्ध स्रोत फोटोनों के बीच की कलाओं के नियमित और यादृच्छ परिवर्तन के साथ प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। टंगस्टन फिलामेंट और साधारण प्रतिदीप्त ट्यूब कला असंबद्ध प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण उत्पन्न माध्यम में प्रकाश ऊर्जा के पुनर्वितरण की परिघटना है। व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं, रचनात्मक व्यतिकरण और विनाशक व्यतिकरण। किसी बिंदु पर व्यतिकरण रचनात्मक होता है जहां प्रकाश की तीव्रता का परिणाम महत्तम होता है और जहां प्रकाश की तीव्रता का परिणाम न्यूनतम होता है उस बिंदु पर व्यतिकरण विनाशक होता है। रचनात्मक और विनाशक व्यतिकरण। रचनात्मक व्यतिकरण जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता का परिणाम महत्तम होता है उसे रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए फाई बराबर 2n पाई या p बराबर n लैम्डा
जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 आदि हैं। फाई बराबर कला का अंतर, p बराबर पथांतर, लैम्डा बराबर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। विनाशकारी व्यतिकरण, जहां प्रकाश की तीव्रता का परिणाम न्यूनतम होता है, उस बिंदु पर व्यतिकरण विनाशक कहलाता है। विनाशक व्यतिकरण के लिए फाई बराबर 2n+1 पाई या p बराबर 2n+1 λ/2। यंग का द्विझिरी प्रयोग। यंग के परीक्षण में किसी स्रोत के माध्यम से एक वर्णीय प्रकाश को संकीर्ण झिरी S से गुजरता है और दो नजदीकी संकीर्ण झिरियों S1 और S2 पर S दूरी पर गिरता है। झिरियां S1 और S2 प्रकाश तरंगों के कला संबद्ध स्रोतों के रूप में काम करती हैं और प्रत्येक प्राथमिक स्रोत S से व्युत्पन्न हैं। ये तरंगे विभिन्न बिंदुओं पर रचनात्मकता तथा विनाकारी के रूप में काम करती हैं। ये पर्दे पर विभिन्न बिंदुओं पर प्रत्यावर्ती दीप्त और उदीप्त बैंड की उत्पत्ति करती हैं और पर्दे पर ये व्यतिकरण फ्रिंज कहलाती हैं। यंग की द्विझिरी प्रयोग में गणितीय विश्लेषण। माना S1 और S2 स्रोत से पर्दे की दूरी d और कैपिटल D अलगाव पर कला संबद्ध स्रोत हैं। तब P पर तरंगों के बीच पथांतर y, n और d के गुणनफल d से विभाजित के बराबर है। उच्चिष्ठ डेल्टा बराबर n लैम्डा। nवां उच्चिष्ठ दिया हुआ है nd λ/d। nवां निम्निष्ठ दिया हुआ है n-1/2 d λ/d। फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई को दो क्रमागत उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बीटा बराबर yn+1 yn, जो कैपिटल D λ/d के बराबर है। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई दिया हुआ है β/d, ये λ/d के बराबर है। श्वेत प्रकाश का उपयोग। जब किसी झिरी को प्रकाशवान करने के लिए श्वेत प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है तो हम केंद्रीय श्वेत फ्रिंज के एक व्यतिकरण पैटर्न को प्राप्त करते हैं, जिसके दोनों तरफ एक समान रंगीन फ्रिंज और फिर समरूप प्रकाश प्राप्त करते हैं। उदाहरण। हम यंग के द्विझिरी प्रयोग पर एक उदाहरण लेते हैं। यंग के प्रयोग में 3 मिलीमीटर की झिरियों को 480 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश द्वारा अलग किया जाता है। झिरी की सतह से 2 मीटर की दूरी पर पड़ता है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तुलना में 8वें दीप्त और तीसरे उद्दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात करें। हम इसका हल देखते हैं। केंद्र से 8वें फ्रिंज की दूरी 8d λ/d के बराबर है। केंद्र से तीसरे फ्रिंज की दूरी 5d λ/2d के बराबर है। हम पाते हैं y बराबर y8 - y3। मान रखने पर और गणना करने पर हम पाते हैं y बराबर 11d λ/d। उपर्युक्त समीकरण में मान रखने पर तथा गणना करने पर हम पाते हैं y बराबर 3.52 मिलीमीटर। यहाँ केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तुलना में 8वें दीप्त और तीसरे उद्दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 3.52 मिलीमीटर है।
निरंतर व्यतिकरण के लिए शर्तें। लगातार और स्थायी रूप से व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। प्रकाश का एक वर्णीय होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फ्रिंज के रंग अतिव्याप्त हो जाएंगे। दो स्रोतों के बीच उत्पन्न व्यतिकरण का कला संबद्ध होना आवश्यक है। तरंगों के प्रवाह की वजह से उत्पन्न होने वाले प्रकाश तरंगों का समान तरंगदैर्घ्य और वेग का होना आवश्यक है। दो व्यतिकरण तरंग प्रवाहों का समान समतल पर ध्रुवण होना आवश्यक है। व्यतिकरण फ्रिंज का अच्छी तरह से अवलोकन करें। यह आवश्यक है कि फ्रिंज की पर्याप्त चौड़ाई हो। क्या आप जानते हैं, निर्माण के दृष्टिकोण से लेंस का आकार गोलीय सतह का होता है, जबकि सिद्धांत के मुताबिक आदर्श सतह आस्फेरिक होनी चाहिए। लंब की ओर मुड़ने पर प्रकाश की गति धीमी हो जाती है और तरंगदैर्घ्य लघु हो जाता है जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है। पुल के उस पार या किसी अन्य बाधक से तरंगों का परावर्तन होने की वजह से व्यतिकरण पैटर्न बनता है जो स्थिर तरंग कहलाता है। इसमें तरंग का शीर्ष हटकर गतिमान नहीं होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। तरंगाग्र को किसी दिए हुए क्षण में समान कला में कंपनकारी माध्यम के सभी कणों के बिंदु पथ के रूप में परिभाषित किया जाता है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु गोलीय द्वितीयक तरंगों का स्रोत है। वो तरंगिका कहलाती है। जब तरंगों का स्रोत किसी परिवेश के सापेक्ष गतिमान है तो इसे डॉपलर प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां प्रेक्षक के लिए आवर्त में दृश्य विस्थान होता है। प्रेक्षक की ओर से गतिमान स्रोत से तरंगें प्राप्त होती हैं। तरंगाग्र के दृश्य में कमी आती है। इसे नीला विस्थापन के रूप में जाना जाता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से युक्त ऊर्जा की तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जाना जाता है। कला संबद्ध प्रकाश का ऐसा स्रोत है जो समान तरंगदैर्घ्य, समान आवृत्ति और समान कला या अचर कला अंतर के तरंग प्रकार उत्सर्जित करता है। प्रकाश का व्यतिकरण दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण उत्पन्न माध्यम में प्रकाश ऊर्जा के पुनर्वितरण की परिघटना है।